ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना है, मार्केट की पोजीशन को और स्ट्रेंथन अप करना है और हमें कंपटीशन को बीट करना है, इसीलिए हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी बनाते हैं। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, लैंडस्केप का मतलब क्या होता था? कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना, अंडरस्टैंड करना कि उनका विजन क्या है, उनका मिशन क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, वो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं या इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको इन डेप्थ इन्वेस्टिगेट करना, यही होता था कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। देन उसके कुछ स्टेप्स हुआ करते थे। फर्स्ट स्टेप होता था आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर्स, कि कौन है हमारे कॉम्पिटिटर्स, उनका मार्केट शेयर कितना है। देन अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर्स, उनको समझो, मतलब वो क्या प्रोडक्ट और क्या सर्विसेज सेल आउट करते हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे। डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वो क्या अच्छा करते हैं, क्या उनका प्रोडक्ट अच्छा है, क्या उनकी मार्केटिंग अच्छी है, कस्टमर उनसे ही सामान क्यों खरीदता है। इससे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं, लाइक उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उनको कॉस्ट प्राइस एडवांटेज क्यों मिलता है, वो अगला कदम क्या उठाने वाले हैं, क्या उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है या ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ है उनकी। देन डिटरमाइन द वीकनेस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, वीकनेस मतलब उनके अंदर कमियां क्या हैं, वो कहाँ लैक करते हैं। जब हमें ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए तो हम क्या करते थे, इन सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह इकट्ठा कर कर फिर फाइंड आउट करते थे कि हम अपने आप को और कहाँ इम्प्रूव करें और उनकी वीकनेस का हम फायदा कैसे उठा सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा था स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, स्ट्रैटेजी को एनालाइज करना। उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको दो चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है, एक तो इंडस्ट्री एंड कंपटीशन को एनालाइज करना पड़ता था और हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, शॉर्ट एनालिसिस हमें करना पड़ता था। हमें कौन सी स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहिए, उसके लिए 3 स्टेप्स है। सबसे पहले आप डिटेल में एनालाइज करो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, फिर आपके पास मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स मिल जाते हैं, उनमें से जो बेस्ट लगता है वो आप चूज कर उसे इम्प्लीमेंट कर दो। देन इश्यूज इन स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, जब भी स्ट्रैटेजी को एनालाइज करते हैं कुछ इश्यूज, कुछ दिक्कतें आती हैं। क्या क्या इश्यूज आते हैं? पहला इशू क्या था बच्चों? टाइमलाइन। टाइमलाइन मतलब स्ट्रैटेजी इवॉल्व्स ओवर द टाइम, स्ट्रैटेजी धीरे 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 टाइम के साथ बनती है, वो कोई मशीन नहीं है कि लाए इंस्टॉल किए और वो चलने लग गई, नहीं, वो जो पास्ट में आपने छोटे छोटे डिसीजंस लिए होंगे उसका जो आउटकम है वो आता है आज जो हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। देन बैलेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, परफेक्ट बैलेंस हो इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता, तो एक वर्केबल बैलेंस होना चाहिए बिटवीन द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एंड लास्ट जो इशू था वो कौन सा था? रिस्क, क्योंकि हम एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं, हम कौन? बिजनेस, तो एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, डायनेमिक है, कॉम्प्लेक्स है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ कॉम्पिटिटर्स हैं, कस्टमर्स हैं, टेक्नोलॉजी है, सप्लायर्स हैं, तो बहुत सारे रिस्क हमें फेस करने पड़ सकते हैं। कौन से रिस्क थे बच्चों? इंटरनल रिस्क, एक्सटर्नल रिस्क, शॉर्ट टर्म रिस्क एंड लॉन्ग टर्म रिस्क। इंटरनल मतलब मेरी इंटरनल कैपेबिलिटीज नहीं है, मैं डिमांड को कोप अप नहीं कर पा रही। एक्सटर्नल, बाहर का एनवायरनमेंट मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरी टेक्नोलॉजी फेल हो गई, ऑब्सोलीट हो गई। शॉर्ट टर्म रिस्क क्या होता था बच्चों? जिसका इम्पैक्ट थोड़ी देर के लिए पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म रिस्क जिसका इम्पैक्ट लंबे समय तक के लिए पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म रिस्क को तुरंत ठीक नहीं कर देते तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लॉन्ग टर्म रिस्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिस्क जो है वो उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म को अपन को तुरंत ठीक कर देना चाहिए। देन अपन ने पढ़ा था फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, फ्रेमवर्क मतलब उसके स्टेप्स ही हैं, सीक्वेंस में याद करने। हम इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं और एक्सटर्नल को। एक्सटर्नल में हम देखते हैं कस्टमर्स को, हम कॉम्पिटिटर्स को, मार्केट को और एनवायरनमेंट को। कस्टमर्स में आप देखते हो कौन कस्टमर्स हैं, उनको कैसे मोटिवेशन मिलता है और उनकी अभी तक अनमेट डिमांड्स कौन सी रहेगी। कॉम्पिटिटर्स में आप देखते हो उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस, उनका मार्केट शेयर, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन, उनका विजन, उनका मिशन। मार्केट में आप देखते हो मार्केट का साइज, मार्केट की अभी ग्रोथ रेट क्या चल रही है, मार्केट में कितना प्रॉफिटेबिलिटी है, एक्सेट्रा। एंड
एनवायरनमेंट में आप देखते हो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट, सोशल, लॉजिकल, कल्चरल एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें अपन देखते हैं। इंटरनल के अंदर अपन देखते थे परफॉर्मेंस एनालिसिस, हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, हमारी कितनी सेल्स हो गई, कस्टमर्स कितने सेटिस्फाई हैं, एम्प्लॉयज़ कितने प्रोडक्टिव हैं, एक्सेट्रा। एंड डिटर्मिनेंट्स को एनालाइज करते थे कि पास्ट और करंट स्ट्रैटेजीज जो हमने बनाई थी, हमारे कंस्ट्रेंट्स, हमारी रिसोर्सेज, हमारी स्ट्रेंथ्स, हमारी वीकनेस। इंटरनल से हमें क्या मिलता है बच्चों, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और एक्सटर्नल से क्या मिलता है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। उन दोनों को देखकर, इंटरनल एक्सटर्नल को देखकर हमें बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स मिलते हैं, उसमें से अपन बेस्ट को चूज कर लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको रिव्यू करते रहते हैं। ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, साइक्लिकल एक्टिविटी है, ये चलती रहती है टाइम के साथ स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। यहाँ तक याद आया? नेक्स्ट टॉपिक था अपना इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। इसमें अपन ने सबसे पहले एनालाइज किया था डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री क्या होती है बच्चों, ग्रुप ऑफ फर्म्स जो सेम सेट ऑफ कस्टमर्स के लिए compete कर रहे हैं। इंडस्ट्री के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, इंडस्ट्री का मार्केट साइज, इंडस्ट्री में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, कितने बायर्स हैं, इंडस्ट्री की अभी ग्रोथ पोजीशन क्या है, वो इंट्रोडक्शन स्टेज में है, वो ग्रोइंग स्टेज में है, मैच्योर में या डिक्लाइन स्टेज में, कितने स्मॉल कंपनीज हैं, कितनी डोमिनेंट कंपनीज हैं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी चेंज हो रही है, प्रोडक्ट सेम है या डिफरेंशिएटेड है, लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है, रिटर्न्स अबव एवरेज है या बिलो एवरेज रिटर्न्स मिल रहे हैं, लर्निंग कर्व का क्या इफेक्ट है, ये सारे हमने फीचर्स देखे थे। देन सेकंड है नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दी कॉम्पिटिटर्स, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन। यहाँ पे अपन देखते हैं कंपटीशन कितना इंटेंस है, कितना स्ट्रॉन्ग है, हर एक कॉम्पिटिटिव फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है। माइकल पोर्टर ने 5 फोर्सेस के बारे में बताया था, कौन से बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट, थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट एंड राइवलरी अमंग द करंट प्लेयर्स। देन नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, दैट इज ट्रिगर्स ऑफ चेंज। ट्रिगर्स ऑफ चेंज का मतलब ड्राइविंग फोर्सेस या डोमिनेंट फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस जिनकी वजह से कंपटीशन क्रिएट होता है। पहले इसके 2 स्टेप्स हैं, पहले आइडेंटिफाई करो कौन से फोर्सेस हैं, फिर आप देखो हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है, कौन से फोर्सेस की वजह से कंपटीशन क्रिएट हो सकता है, प्राइस की वजह से, क्वालिटी की वजह से, मार्केट इनोवेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेट, ई कॉमर्स, इन सब की वजह से क्या हो सकता है, आपका कंपटीशन क्रिएट हो सकता है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था इसमें, आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द वीकेस्ट पोजीशन। क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स पे सब compete कर रहे हैं तो अपन इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सी कंपनी स्ट्रॉन्ग है और कौन सी कंपनी वीक है। इसलिए अपन एक कंसेप्ट काम में लेते हैं, उस कंसेप्ट का नाम क्या था बच्चों, स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग का मतलब क्या होता था, जो कंपनी सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो करती है उनको एक एक ग्रुप में डाल देना, दैट इज नोन एज स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। इसके कुछ स्टेप्स थे। पहला स्टेप, आइडेंटिफाई करो कौन से वेरिएबल्स पे कंपनीज compete करती है, प्राइस पे, क्वालिटी पे, ज्योग्राफी कवरेज, वर्टिकल इंटीग्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, प्रोडक्ट लाइन ब्रेथ, कितनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो कंपनी सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो करके उनको एक एक ग्रुप में डाल दो, उनको मल्टी वेरिएबल मैप पे प्लॉट कर दो, जिनकी स्ट्रैटेजी सेम उनका ग्रुप एक बना दो, फिर ग्रुप के बाहर सर्कल ड्रॉ करते थे। सर्कल का साइज कितना बड़ा होता था, इतना उसका मार्केट का साइज, रेवेन्यूज में उनकी शेयर होता था। नेक्स्ट है आपका लाइकली स्ट्रैटेजिक मूव्स ऑफ राइवल्स। अगर आप ये नहीं देखोगे कि आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, इसके बिना अगर आप काम करते जाओगे तो कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन नहीं कर सकते, कंपटीशन में आउट मैन्योर अचीव नहीं कर सकते, आगे उससे नहीं बढ़ सकते। आपको हमेशा ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, उसके स्ट्रैटेजिक मूव्स क्या हैं, वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर की फैक्टर्स फॉर कॉम्पिटिटिव सक्सेस।
की सक्सेस फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स थे? वो रूल्स अगर अपन उनको फॉलो करेंगे तो हमें सक्सेस मिल सकती है। वो रूल्स कौन से होते हैं वो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इन 3 क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए। क्या कस्टमर कंपीटिंग ब्रांड में से उनसे ही क्यों चूज कर रहा है? उसके पास ऐसी कौन सी रिसोर्स, कौन सी कैपेबिलिटीज है जिसकी वजह से कस्टमर उससे ही सामान खरीद रहा है? और सेलर ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से उसको लॉन्ग टर्म तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल पा रहा है? की सक्सेस फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने का मेन रीजन यही होता है कि अपन ये देख सकें कि कौन से फैक्टर्स तो ज़रूरी हैं और कौन से फैक्टर्स ज़रूरी नहीं है अगर हमें कंपटीशन में आगे बढ़ना है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया था अपीरियल मैन्युफैक्चरिंग, उसमें आपकी डिज़ाइन, कलर कॉम्बिनेशन, कॉस्ट, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। लास्ट कौन सा था? लास्ट आपका है दैट इज प्रोस्पेक्ट्स एंड फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री। प्रोस्पेक्ट्स एंड फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस, यहाँ इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस दोनों टर्म्स में देखी जाती है, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी देखी जाती है। इंडस्ट्री को एनालाइज किया जाता है एज पर द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ इंडस्ट्री। क्या अभी कंपटीशन इतना है क्या कि वो सबको सफिशिएंट प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा? जो ड्राइविंग फोर्सेस है वो हमारे फेवर में या अगेंस्ट में है? हम अपने आप को डिफेंड कर पा रहे हैं क्या अगेंस्ट वाली चीज़ों से एक्सेट्रा? नॉर्मली तो किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, इंडस्ट्री को अट्रैक्टिव कब कहोगे? जब उसका प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट से ज़्यादा हो। और अनअट्रैक्टिव कब कहेंगे? जब उसका एवरेज प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट से बिलो हो। बट ये सही तरीका नहीं है उसको अट्रैक्टिव और अनअट्रैक्टिव कहने का। उसको अट्रैक्टिव कब कहोगे? जब जो करंट इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपनी लॉन्ग टर्म पोजीशन को और स्ट्रेंथन अप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो और ज़्यादा सेल्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब ये इंडस्ट्री अभी भी अट्रैक्टिव है। अनअट्रैक्टिव कब कहोगे? जब करंट पार्टिसिपेंट्स अब सोच समझ कर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अपने आप को डाइवेस्ट कर रहे हैं, किसी और बिजनेस में, किसी और अट्रैक्टिव इंडस्ट्री में अपना पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब अब ये इंडस्ट्री कैसी होती जा रही है? अनअट्रैक्टिव होती जा रही है। बच्चों यहाँ तक याद आ गया? आया? ऐसा लगा कुछ कुछ सुना हुआ था? नहीं, कल मैं सुनूंगी एक्चुअली, इसलिए आज मैंने सुना दिया कि ऐसे आपको सुनाना इतने अच्छे से। कल पूरा सुनूंगी शुरू से यहाँ तक, शुरू से जो आज पढ़ा दूंगी वहां तक। ऑब्वियसली सुनूंगी मैं। चलो हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोर। हाँ, कोर कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसी बच्चों ध्यान दो। सुनाना सबको पड़ेगा, आज मैंने सारा डिवाइस करवा दिया, कोई एब्सेंट हो नहीं हो, सुनाना सबको है, ठीक है? तो भी सुनाना है। अरे अब मैं पढ़ा दूं? चल, कोर कॉम्पिटेंसी बच्चों, कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब यूनिक स्ट्रेंथ। कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब यूनिक स्ट्रेंथ विच शुड नॉट बी कॉपीड बाय द अदर्स। ऐसी स्ट्रेंथ जो कोई और कॉपी नहीं कर सकता, ताकि उसकी वजह से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके, उसे क्या कहते हैं? कोर कॉम्पिटेंसी कह देते हैं। जैसे मैगी है, मैगी का कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? उसका मसाला। नूडल्स सब सेम बना सकते हैं, पैकेट का कलर सेम हो सकता है, बट जो उसका मसाले का फ्लेवर है वो कभी भी कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो वो उसकी यूनिक स्ट्रेंथ है जो कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, और उसकी वजह से उसको क्या मिल रहा है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल एयरटेल, एयरटेल का नेटवर्क कवरेज एरिया ज़्यादा अच्छा है, एयरटेल का नेटवर्क अच्छा है, तो एयरटेल के लिए वो क्या हो गया? उसका कोर कॉम्पिटेंसी हो गया, उसका यूनिक स्ट्रेंथ जो कोई और कॉपी आसानी से नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल जियो, जियो की जो पहले रेट्स आई थी वो उसकी क्या थी? कोर कॉम्पिटेंसी, उसकी वो क्या थी? यूनिक स्ट्रेंथ जो कोई और कॉपी नहीं कर सकता, और उसकी वजह से उसको क्या मिलता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है।
मतलब आप जिस भी चीज़ में अच्छे हो, आपका जो भी बेस्ट चीज़ है वो आपकी क्या होती है, कोर कॉम्पिटेंसी होती है। अगर मेरा लर्निंग कैपेबिलिटी अच्छा है तो वो मेरा कोर कॉम्पिटेंसी है। अगर मेरा प्रैक्टिकल अच्छा है तो वो मेरा कोर कॉम्पिटेंसी है। अगर मैं प्रेजेंटेबल ज़्यादा हूँ तो वो मेरी कोर कॉम्पिटेंसी। जिस भी चीज़ में मैं अच्छा करूँगी, जो भी चीज़ मेरी बेस्ट होगी, जो भी चीज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बेस्ट होगी, वो उसके लिए क्या हो जाती है, उसकी कोर कॉम्पिटेंसी हो जाती है। तो कोर कॉम्पिटेंसी ऐसी रिसोर्सेज जिसकी वजह से आपको क्या मिले, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले। कोर कॉम्पिटेंसी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, मैनेजरियल नो हाउ, विजडम एंड एक्सपीरियंस। सिर्फ टेक्नोलॉजी अच्छी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे आप काम करते हो, पर वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स अच्छा नहीं है, उसको वो काम करना नहीं आता, यूज में लेना नहीं आता, तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। आपकी टेक्नोलॉजी भी अच्छी होनी चाहिए, मैनेजरियल नो हाउ मतलब मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए जो उस टेक्नोलॉजी को प्रॉपर्ली मैनेज कर सके। आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए उस फील्ड में, आपका विजडम, आपको नॉलेज भी होनी चाहिए उस फील्ड के बारे में। तो ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। सिर्फ टेक्नोलॉजी, सिर्फ मैनेजरियल नो हाउ, सिर्फ विजडम, सिर्फ एक्सपीरियंस से कभी आपको कोर कॉम्पिटेंसी नहीं मिल सकता। तो कोर कॉम्पिटेंसी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, बच्चों प्लीज बातें नहीं, मेरा गला इतना नहीं है कि मैं एक ही चीज को 4 बार चीखूंगी आपके सामने। अगर मैं पढ़ा रही हूं तो सुन लो, किसी का ध्यान नहीं है अभी तक क्लास में। वो हर्ष हंस रहा है, आयुषी और शिवांगी बातें कर रहे हैं कंटिन्यू। मैं जब तक टोकती नहीं हूँ, जब तक समझ में नहीं आता क्या। ऐसा क्यों होता है कि मेरे को बीच में टोकना ही पड़ता है? अब से मैंने देख लिया पढ़ाते वक्त मैं कोई भी बातें कर रहा है, किसी का ध्यान नहीं, मैं तुरंत खड़ा कर दूंगी और फिर वो खड़े ही रहना, खड़े खड़े पढ़ना, मस्त इंजॉय करना अच्छे से, ठीक है। हाँ जी, तो कोर कॉम्पिटेंसी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, मैनेजरियल नो हाउ, विजडम एंड एक्सपीरियंस। एक सिंगल चीज कभी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं हो सकती, एक सिंगल चीज आपकी यूनिक स्ट्रेंथ नहीं हो सकती जिसकी वजह से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। तो कोर कॉम्पिटेंसी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स, टेक्निक्स, ना कि सिर्फ एक स्किल और सिर्फ टेक्निक से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल सकता। अकॉर्डिंग टू सीके प्रहलाद एंड गिरी हेमिल, कोर कॉम्पिटेंसी इन 3 एरियाज में आइडेंटिफाई करी जाती है। सबसे पहला है कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन, then customer value and applications to other markets. Customer differentiation, competitor differentiation मतलब कॉम्पिटिटर से अलग होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, ये सबसे मेन कंडीशन है। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना है तो आपके अंदर जो भी यूनिक स्ट्रेंथ है वो यूनिक होनी चाहिए, वो कॉम्पिटिटर से डिफरेंट होनी चाहिए। तो वो ऐसी होनी चाहिए जो यूनिक और कोई भी आसानी से उसको इमिटेट का मतलब क्या होता है, कॉपी, कोई भी आसानी से उसको कॉपी ना कर पाए। और इन्हीं सारी स्किल्स को आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। देन कस्टमर वैल्यू, बच्चों वैल्यू मतलब, कस्टमर वैल्यू मतलब क्या होगा, नाम से क्या समझ में आ रहा है, उनको वर्थ मिलना चाहिए, उनके ऊपर आपका प्रोडक्ट अगर वो खरीद रहे हैं उसके बदले में उनको कोई रियल इम्पैक्ट, कोई वर्थ, कोई सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, उनके पास रीज़न होना चाहिए वो आपका प्रोडक्ट क्यों यूज़ में ले रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसे ही आपका प्रोडक्ट खरीद लिया, उनके पास कोई रीज़न नहीं है, उनको कोई एक्स्ट्रा वर्थ, एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन, एक्स्ट्रा रीज़न नहीं मिला, तो उसकी वजह से एक बार तो वो आपसे खरीदेगा पर दोबारा वो आपसे नहीं खरीदेगा। तो वो कस्टमर जब तक बार बार आपसे नहीं खरीदेगा तो आपको उससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो आपकी जो स्किल्स हैं, आपके जो रिसोर्सेज हैं वो ऐसी होनी चाहिए जिससे कस्टमर को वैल्यू मिल सके, जिससे कस्टमर को आप फंडामेंटल बेनिफिट दे सको। आप अपनी सारी स्किल्स लगा दो कस्टमर को फंडामेंटल बेनिफिट देने के लिए, कस्टमर के ऊपर उस प्रोडक्ट के लिए रियल इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, कस्टमर के पास रीज़न होना चाहिए कि वो आपसे वो प्रोडक्ट क्यों खरीद रहा है। अगर उसके पास रीज़न नहीं है, बिना किसी इम्पैक्ट के उसने आपसे प्रोडक्ट खरीद लिया तो उसकी वजह से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल सकता। नेक्स्ट है इसके अंदर, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्पिटेंसी। एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी, कोर कॉम्पिटेंसी जो है वो एप्लीकेबल होनी चाहिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब
सिर्फ एक जना काम अच्छा कर रहा है तो कभी भी किसी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल सकता। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्स शानदार है पर ह्यूमन रिसोर्स तो अच्छा है पर प्रोडक्शन खराब है, परचेज खराब है, मेरा सेल्स खराब है, सब खराब है, फाइनेंस खराब है, तो मुझे कभी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल सकता। तो सब लोग पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होना चाहिए कि अगर हम इस कैपेबिलिटी पे काम करें तो सब लोग इस पे मेहनत करेंगे ताकि अपन सबको इससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। तो इट शुड बी एप्लीकेबल टू द होल ऑर्गेनाइजेशन। एक पर्टिकुलर स्किल या पर्टिकुलर एरिया से आपको कभी भी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं मिल सकती है। तो कोर कॉम्पिटेंसी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है। फंक्शन मतलब उसके डिपार्टमेंट, जैसे HUL कंपनी है उसका मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट बहुत शानदार है, वो कुछ भी बेच सकते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स वाले लोग, तो वो उनका कोर कॉम्पिटेंसी है, उसकी वजह से उनको क्या मिल सकता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। तो CK प्रहलाद एंड गेरी हेमल ने कोर कॉम्पिटेंसी के 3 एरियाज बताए। कौन से? Competitors, differentiation, customer value and application to other markets. Competitor differentiation मतलब यूनिक होना चाहिए competitors and it should not be copied by the others. कोई भी आसानी से उसको कॉपी ना कर सके। Then customer value मतलब कस्टमर को रियल इम्पैक्ट, फंडामेंटल बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर वो बिना रियल इम्पैक्ट के आपसे प्रोडक्ट खरीद रहा है तो आपको उसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल सकता। एंड एप्लीकेशन टू अदर मार्केट्स मतलब एप्लीकेशन टू मतलब ये सिर्फ एक इंडिविजुअल स्किल्स या इंडिविजुअल एक्सपर्टाइज से नहीं मिलेगा, सारी ऑर्गेनाइजेशन पे ये अप्लाइड होना चाहिए। कोर कॉम्पिटेंसी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शंस होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोर कॉम्पिटेंसी देखा जा सकता है। जैसे HUL कंपनी है उसका मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो बहुत अच्छा है, तो वो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी हो सकती है। कोर कॉम्पिटेंसी मतलब जो भी आप अच्छा करते हो जो भी आप अच्छा करते हो उस चीज़ को आप क्या कह देते हो, कोर कॉम्पिटेंसी कह देते हो। कोर कॉम्पिटेंसी मतलब इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी प्लस फिजिकल प्लस ह्यूमन रिसोर्स, सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। टेक्नोलॉजी भी अच्छी होनी चाहिए, फिजिकल रिसोर्स भी अच्छे होने चाहिए। फिजिकल रिसोर्सेज मतलब ह्यूमन रिसोर्स उसने अलग कह दिया, और फिजिकल रिसोर्सेज क्या हुई, पहाड़, मशीन, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल, ये सब भी अच्छा होना चाहिए। प्लस आपका ह्यूमन रिसोर्स भी अच्छा होना चाहिए। इट शुड बी इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ये सारा होता है हमारा कोर कॉम्पिटेंसी। बच्चों रिवाइज करते हैं क्या है कोर कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजरियल टेक्नोलॉजी, मैनेजरियल नो हाउ, विजडम एंड एक्सपीरियंस। एक इंडिविजुअल स्किल या इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी कभी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं हो सकती। इट शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू CK प्रहलाद एंड गेरी हेमिल, कोर कॉम्पिटेंसी 3 एरियाज में आइडेंटिफाई किया जाता है। पहला क्या है, कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन, मतलब कॉम्पिटिटर से यूनिक होना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी कॉपीड बाय द अदर्स, ताकि अपन को उसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। सेकंड क्या था, कस्टमर वैल्यू, कस्टमर को फंडामेंटल बेनिफिट मिलना चाहिए, कस्टमर के ऊपर रियल इम्पैक्ट पड़ना चाहिए कि वो मेरे से सामान क्यों खरीद रहा है। अगर रियल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा तो मुझे उसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल सकता। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, एप्लीकेशन टू अदर मार्केट्स। एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट या इंडिविजुअल एक्सपर्टाइज की वजह से कोर कॉम्पिटेंसी नहीं होगा, इट शुड बी अप्लाइड टू द होल ऑर्गेनाइजेशन। कोर कॉम्पिटेंसी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शंस, डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है, जैसे कि HUL का मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट। जो भी आप बेस्ट करते हो उसे क्या कह देते हो, कोर कॉम्पिटेंसी। इट शुड बी द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। वेरी गुड बच्चों, समझ में आ गया कंसेप्ट कोर कॉम्पिटेंसी का क्या होता है। वाई टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप अ कोर कॉम्पिटेंसी, क्यों आइडेंटिफाई करना चाहिए हमें, क्यों ये पता लगाना चाहिए कि हमारे अंदर अच्छा क्या है।
क्यों? ताकि हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। वैसे भी मिल रहा है। कैसे? जब तक आपको ये नहीं पता होगा आपके अंदर अच्छा क्या है, आप उस स्किल के ऊपर काम ही नहीं करोगे, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे मिलेगा? अच्छा अच्छा, चलो आज कुछ नया सीखा कि कोर कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा। कोर कॉम्पिटेंसी के 3 क्राइटेरियाज हैं, वही जो अभी तक हम पढ़कर आए हैं। इट शुड बी अप्लाई टू द होल मार्केट, कस्टमर को कोई बेनिफिट मिलना चाहिए, इट शुड नॉट बी कॉपीड बाय द अदर्स। एग्जाम्पल्स दिए कोर कॉम्पिटेंसी के, इसमें से आप कोई भी एक एग्जाम्पल लर्न कर लेना ताकि एग्जाम में लिख सको। जो स्मॉल रिटेल शॉप्स होती हैं उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे मिल सकता है? वो पर्सनल सर्विसेज दे सकती हैं कस्टमर्स को, उनके वर्किंग आवर्स को वो बढ़ा सकते हैं, वो आसानी से उधारी पे सामान दे सकते हैं और फ्री होम डिलीवरीज भी वो आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये सारे उनके पास फीचर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है। जो बिग रिटेल स्टोर्स होते हैं उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे मिल सकता है? सप्लाईज एट लो कॉस्ट, इन हाउस एक्टिविटी मैनेजमेंट, सारा स्टॉक जो है वो कंप्यूटराइज मैनेज कर रहे हैं। जो सुपरमार्केट्स होते हैं उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उनका लोकेशन का एडवांटेज मिल सकता है। सुपरमार्केट से आप सामान खरीदते हो तो आप श्योर हो कि उसकी क्वालिटी अच्छी है और कस्टमर कन्वीनियंट होता है कि एक ही सुपरमार्केट में जाओ सारा सामान वहीं मिल जाएगा, तो कस्टमर को कन्वीनियंस की वजह से भी आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। तो इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल आप लोग क्या कर लेना, लर्न कर लेना ताकि आप अपने एग्जाम में लिख सको। वो पूछे ना पूछे, कोर कॉम्पिटेंसी के एग्जाम्पल आप लिख सको। ठीक है। हाउ टू बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी, आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को बिल्ड कैसे करेंगे? अगर आपको सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए, सस्टेनेबल मतलब लॉन्ग टाइम तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए, तो ये 4 क्राइटेरियाज हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर इन 4 क्राइटेरियाज को आप फॉलो करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। क्या क्या 4 क्राइटेरियाज हैं? वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट एंड नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। पहला क्राइटेरिया है इसका वैल्यूएबल। वैल्यूएबल का मतलब बच्चों अभी अपन ने पढ़ा कस्टमर वैल्यू क्या था? कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट के बदले फंडामेंटल बेनिफिट, वैल्यू, वर्थ, सैटिस्फैक्शन, यूटिलिटी मिलना चाहिए तो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, अदरवाइज हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल सकता। तो वैल्यूएबल कैपेबिलिटीज वो होती हैं जिससे आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हो। वैल्यूएबल मतलब वैल्यूएबल चीजें देने के लिए कस्टमर को राइट पीपल अगर राइट जॉब पे काम करेंगे तो कस्टमर को आपको वैल्यू मिल सकती है, वर्थ, इंपॉर्टेंस, सैटिस्फैक्शन, यूटिलिटी मिल सकता है। जो आपकी कैपेबिलिटी है वो रेयर होनी चाहिए। रेयर मतलब अलग, मुश्किल से मिले, मतलब ऐसी कैपेबिलिटी हो जो सबके पास ना हो, आसानी से सबके पास ना मिले। अगर सबके पास मिल जाएगी तो मुझे क्यों कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा? तो आपकी कैपेबिलिटीज जो है वो रेयर होनी चाहिए, कुछ ही लोगों के पास वो होना चाहिए, वो दूसरों से अलग होनी चाहिए ताकि आपको क्या मिल सके, उसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। कॉस्टली टू इमिटेट होनी चाहिए। कॉस्टली टू इमिटेट का मतलब, इमिटेट मतलब कॉपी करना। अगर वो कॉपी करना भी चाहता है तो भी उसके लिए बहुत महंगा होना चाहिए, बहुत सारा R&D लगना चाहिए, बहुत सारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वो आसानी से उस चीज़ को कॉपी भी ना कर पाए। आपकी कैपेबिलिटीज कैसी होनी चाहिए? जो कोई भी आसानी से डेवलप ना कर पाए। ये एग्जाम्पल छोड़ देना बच्चों, मत करना, समझ में नहीं आएगा। देन नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। नॉन सब्स्टिट्यूटेबल मतलब उसका सब्स्टिट्यूट आसानी से अवेलेबल नहीं होना चाहिए। जो मेरे पास कैपेबिलिटी है उसका स्ट्रैटेजिक इक्विवेलेंट मतलब उसका जैसी सी कैपेबिलिटी किसी और के पास नहीं होनी चाहिए, तभी आपको क्या मिल सकता है, उसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए तो आपके पास कैपेबिलिटीज के ये 4 क्राइटेरियाज होने चाहिए। कौन से थे? पहला वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट एंड नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। वैल्यूएबल मतलब
फंडामेंटल बेनिफिट, कस्टमर को वर्थ मिलना चाहिए। वो वर्थ कैसे मिलेगा? अगर राइट पीपल राइट जॉब पे काम करेगा तो कस्टमर को वैल्यूएबल सर्विसेज मिलेगी। नेक्स्ट क्या था? ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए जो रेयर हो, यूनिक हो, आसानी से सबके पास ना हो, ताकि अपन को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। नेक्स्ट क्या था? कॉस्टली टू लिमिटेड, कि कोई भी आसानी से उसको कॉपी ना कर सके। नेक्स्ट क्या था? उसका कोई स्ट्रैटेजिक इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ये चारों कैपेबिलिटीज के क्राइटेरियाज हैं तो आपको लॉन्ग टर्म तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। तो अपन अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया कि कोर कॉम्पिटेंसी क्या होता है। अकॉर्डिंग टू CK प्रहलाद एंड गेरी हिमल, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सिर्फ वो 3 क्राइटेरियाज थे, वो 3 ही बताने हैं। कस्टमर वैल्यू, डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन टू अदर मार्केट, सिर्फ इतना सा बताना है अगर CK प्रहलाद और गेरी हिमल पूछ ले। पर अगर कोर कॉम्पिटेंसी पूछ ले तो सब छापना है। कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजरियल नो हो, एक इंडिविजुअल स्किल नहीं होता। CK प्रहलाद वाला पॉइंट छोड़ देना अगर वो पूछता है तो। देन यूनिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कुछ जो चीज़ें आप अच्छा करते हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शंस होते हैं, एंड इट इज़ एन कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स। अगर सिर्फ कोर कॉम्पिटेंसी की डेफिनेशन पूछे तो ये सब लिख कर आना है, और CK प्रहलाद एंड गेरी हिमल के बारे में पूछे तो वो 3 क्राइटेरियाज बताकर आना है। क्यों हम आइडेंटिफाई करते हैं कोर कॉम्पिटेंसी बच्चों? रीजन क्या है? ताकि हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। 4 क्राइटेरियाज क्या है जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा? वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट एंड नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, दैट इज वैल्यू चेन एनालिसिस फॉर डेवलपिंग कोर कॉम्पिटेंसी। वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है? देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें मल्टीपल एक्टिविटीज परफॉर्म करी जाती हैं, बहुत सारे काम किए जाते हैं। अगर उन एक्टिविटीज को आप कनेक्ट कर दो तो वो एक चेन बन गई, सारी एक्टिविटीज। वो सारी एक्टिविटीज जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिटेबिलिटी को एड ऑन करने में हेल्प करती हैं, उन सारी एक्टिविटीज को क्या बोला जाता है? वैल्यू चेन एक्टिविटीज। वैल्यू चेन, देखो नाम से समझो, वैल्यू मतलब जो वैल्यू दे सके, किसको? ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिटेबिलिटी ऐड करवा सके, वो सारी एक्टिविटीज के एनालिसिस को बोला जाता है वैल्यू चेन एनालिसिस। तो वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है? वो सारी एक्टिविटीज जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करेंगी, उन सारी एक्टिविटीज के एनालिसिस को क्या बोला जाता है? वैल्यू चेन एनालिसिस बोला जाता है। माइकल पोर्टर ने वैल्यू चेन एक्टिविटीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सपोर्टिव एक्टिविटीज। ये माइकल पोर्टर का नाम पहले भी आया था, कहाँ? उसने 5 कॉम्पिटिटिव कोर्सेज दिए थे, कौन से कौन से? ब्रेडक्रम्ब, सब्स्टिट्यूट्स एंड राइवलरी अमंग द करंट प्लेयर्स। और माइकल पोर्टर्स ने वैल्यू चेन एक्टिविटीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो प्राइमरी एक्टिविटीज और एक सपोर्टिव एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी हैं? पहली है आपकी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। बच्चों, इनबाउंड का मतलब, इन मतलब अंदर आना, कुछ भी अंदर। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? पहले रॉ मटेरियल आता है, फिर अपन उसको स्टोर करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनपुट्स टू द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इनपुट्स मतलब रॉ मटेरियल। तो पहले रॉ मटेरियल हम रिसीव करते हैं, फिर उसको स्टोर करते हैं, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को चाहिए। इसमें आपको क्या करना पड़ता है? मटेरियल हैंडलिंग क्या है, स्टॉक कितना है, एंड ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ये सारे काम इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में परफॉर्म किए जाते हैं। आ रहा है समझ में? इनबाउंड अंदर आना, ट्रांसपोर्टेशन। तो अंदर रॉ मटेरियल आया, फिर उसको स्टोर किया, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अंदर आया तो मटेरियल हैंडलिंग हुआ, स्टॉक रखा, स्टॉक कंट्रोल हुआ, उसका ट्रांसपोर्टेशन किया, और उसको स्टोर किया तो वेयर हाउस में उसको स्टोर कर दिया। आउटबाउंड, सॉरी, पहले
अब रॉ मटेरियल आने के बाद क्या होता है, उसको फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो उसे क्या कहते हो, ऑपरेशंस कह देते हो। ऑपरेशन मतलब इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। तो उसके लिए आपको मशीन की जरूरत पड़ेगी, आप उस पर पैकिंग करते हो, उसकी असेंबलिंग करते हो, उसकी टेस्टिंग करते हो। फिर रॉ मटेरियल बन गया, फिनिश गुड्स बन गया। अब उसके बाद आउटबाउंड लॉजिस्टिक, आउट मतलब बाहर, हाँ भेजना। अब जो फिनिश गुड जिसको भी चाहिए उसको देना। तो यहाँ पे पहले फिनिश गुड्स को कलेक्ट करोगे, स्टोर करोगे और डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उस प्रोडक्ट को टू द कस्टमर। अब प्रोडक्ट भी दो तरीके के हो सकते हैं, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। टैंजिबल जिनको टच कर सकते हो उनके लिए आपको वेयरहाउस की जरूरत है, मटेरियल हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। इनटैंजिबल जो सर्विसेज होती हैं, जैसे डॉक्टर्स जो सर्विसेज देते हैं, जनरली डॉक्टर्स चलकर आपके पास नहीं आते, जनरली आपको उनके पास हॉस्पिटल में दिखाना जाना पड़ता है। तो जो सर्विसेज होती हैं उनके लिए एक फिक्स लोकेशन होती है, वहां जाकर आप वो सर्विसेज को क्या कर लेते हैं, अवेल कर लेते हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटीज में अभी तक अपन ने 3 पढ़ ली। कौन सी बच्चों? पहली क्या थी, इनबाउंड। इन मतलब अंदर आना। तो पहले हम रिसीव करेंगे, फिर स्टोर करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनपुट्स टू द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। उसके लिए क्या क्या काम की जरूरत है, मटीरियल हैंडलिंग, स्टॉक कंट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग। फिर ऑपरेशन मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, उसके लिए मशीन लगेगी, असेंबली करेंगे, पैकिंग करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कर देंगे उसका। फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, उसके लिए पहले कलेक्ट करो, स्टोर कर दो और डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स। टैंजिबल प्रोडक्ट्स के लिए आपको वेयरहाउस की जरूरत है, मटेरियल हैंडलिंग की एंड ट्रांसपोर्टेशन की। और सर्विसेज के लिए फिक्स लोकेशन है, वहां जाओ और सर्विसेज को क्या कर लो, आप अपनी अवेल कर लो। देन नेक्स्ट है इसके अंदर मार्केटिंग एंड सेल्स। अब सामान बेचना है तो उसके लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मार्केटिंग मतलब लोगों को अवेयर करवाना कि ये हमारा प्रोडक्ट है और आप यहाँ से ये प्रोडक्ट खरीद सकते हो। तो मार्केटिंग के लिए आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, सेलिंग करते हो, सेल्स प्रमोशन करते हो, ये सारा काम आप मार्केटिंग के लिए करते हो। फिर सर्विस मतलब जो आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं वो सर्विसेज, ये वो सारी एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट की वैल्यू और बढ़ जाती है। जैसे आपकी स्कूटी है, उसकी आप सर्विस करवाते हो टाइम टू टाइम, ताकि उसकी वैल्यू, उसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। आपका एसी है, आप एसी की टाइम टू टाइम सर्विस करवाते हो ताकि एसी की लाइफ और एक्सटेंड हो जाए। तो सर्विसेज मतलब वो सारी एक्टिविटीज ताकि हम क्यों करते हैं, ताकि उसकी और इम्प्रूव हो जाए, उसकी वैल्यू इम्प्रूव हो जाए। जैसे कि आप इंस्टॉलेशन, उसका रिपेयर करवाते हो, उसके लिए ट्रेनिंग देते हो, ये सारी आपकी क्या होती हैं, सर्विसेज होती हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटीज में बच्चों क्या क्या था, पहला इनबाउंड। इनबाउंड में क्या था, कलेक्ट करो, स्टोर कर दो और डिस्ट्रीब्यूट कर दो इनपुट्स टू द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। उसके लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा, मटेरियल हैंडलिंग, स्टॉक कंट्रोल एंड वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन। फिर ऑपरेशन मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना। उसके लिए क्या क्या लगेगा, मशीन, पैकिंग, असेंबली एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट क्या था, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, सामान बाहर भेजो। तो बाहर भेजने के लिए कलेक्ट किया, स्टोर किया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सामान टू द कस्टमर्स। टैंजिबल प्रोडक्ट्स के लिए हमें क्या क्या लगेगा, वेयरहाउस, ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल हैंडलिंग। एंड सर्विसेज के लिए एक फिक्स लोकेशन है, वहां जाओ और सर्विसेज को अवेल कर लो। नेक्स्ट क्या था, मार्केटिंग एंड सेल्स, कि लोगों को अवेयर करवाना कि हमारा प्रोडक्ट है, आप यहाँ से जाकर ये खरीद सकते हो। उसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, सेल्स प्रमोशन करते हो, कम्युनिकेशन करते हो एक्सेट्रा। फिर क्या था, सर्विस मतलब वो सारी एक्टिविटीज जिससे उसकी लाइफ और इंक्रीज हो जाएगी उस प्रोडक्ट की। कौन सी एक्टिविटीज, लाइक इंस्टॉलेशन, उसका रिपेयर, उसके लिए ट्रेनिंग लेना एक्सेट्रा। ये सारी कौन सी एक्टिविटीज थी, प्राइमरी। और प्राइमरी एक्टिविटीज कनेक्टेड किन से होती हैं, सपोर्टिव एक्टिविटीज से। सपोर्टिव एक्टिविटीज, हाँ 20 पन्ने हो गए, पन्ने किन अगली बार बुक ऐसी प्रिंट करवाऊंगी जिसमें पन्ने नहीं लिख के दूंगी। हाँ सपोर्टिव करने का रिवाइज करेंगे।
नहीं, क्यों पढ़ेंगे अभी तो, सब याद हो जाएगा आपको। चलो, सपोर्टिव एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज किन से कनेक्टेड है? सपोर्टिव से। सपोर्टिव में पहला है प्रोक्योरमेंट। बच्चों प्रोक्योर मतलब परचेज या एक्वायर, कुछ भी खरीदना उसे क्या कहते हो? प्रोक्योरमेंट। तो यहाँ पे एक्वायर करना, जो भी इनपुट चाहिए प्राइमरी एक्टिविटीज को, जो भी रिसोर्सेज चाहिए, ये सारी प्राइमरी एक्टिविटीज को, मार्केटिंग वाले को, इनबाउंड को, रॉ मटेरियल खरीदना, जो भी आपको चाहिए, ट्रक खरीदना, सब खरीदने का काम कहाँ जाएगा? प्रोक्योरमेंट वाले में। फिर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, कुछ भी करो हर जगह टेक्नोलॉजी लगती है, चाहे वो प्रोडक्ट से, डिजाइन से रिलेटेड हो, चाहे वो उसके प्रोसेस से रिलेटेड हो, चाहे वो रिसोर्स से रिलेटेड हो कि रिसोर्स को कैसे और इम्प्रूव करना है। हर चीज में टेक्नोलॉजी लगती ही लगती है, चाहे वो डिजाइनिंग हो, चाहे वो प्रोसेसिंग हो, चाहे रॉ मटेरियल को आपको इम्प्रूव करना, हर चीज में आपकी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। नेक्स्ट है इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये वो लोग होते हैं जो सारी प्राइमरी एक्टिविटीज को चलाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स बिना कोई प्राइमरी एक्टिविटीज वर्क नहीं कर सकती। इनको रिक्रूट करना, मैनेज करना, ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट करना, एक्सेट्रा। एंड लास्ट सपोर्टिव एक्टिविटी है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ आएगा। ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सिर्फ उसकी बिल्डिंग नहीं, उसकी प्लानिंग, उसके अंदर का फाइनेंस, उसका क्वालिटी कंट्रोल कैसा है, उसका इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कैसा है, बिल्डिंग वगैरह तो आएगी, उसकी बिल्डिंग कैसी दिखती है, उसके पास कितनी गाड़ियाँ, ये सब तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा, प्लस उसकी प्लानिंग, उसका फाइनेंस, उसका क्वालिटी कंट्रोल एंड उसका इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाने के लिए। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो चार हैं हमारी सपोर्टिव एक्टिविटीज़। कौन सी? पहली क्या थी? प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योर मतलब एक्वायर करना, जो भी रिसोर्सेज प्राइमरी को चाहिए सब खरीदना, दैट इज प्रोक्योरमेंट। नेक्स्ट क्या था? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। हर चीज में टेक्नोलॉजी लगती है, चाहे प्रोडक्ट डिजाइन हो, चाहे प्रोसेस हो, चाहे रॉ मटेरियल इंप्रूवमेंट हो, हर चीज में क्या लगेगी? आपकी टेक्नोलॉजी लगेगी। नेक्स्ट क्या है बच्चों? ह्यूमन रिसोर्स। ये वो लोग हैं जो सारी प्राइमरी को चलाने में हेल्प करेंगे। इनको रिक्रूट करना, इनकी ट्रेनिंग देना, इनका डेवलपमेंट, इनका पे रोल एक्सेट्रा। आप अपने मन से भी लिख सकते हो ह्यूमन रिसोर्स में। तो नेक्स्ट क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। सब कुछ आएगा उसके अंदर, लाइक उसका प्लानिंग, उसका फाइनेंस, उसका क्वालिटी, उसका इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जो भी चीजें प्राइमरी को चलाने के लिए चाहिए वो सब चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। तो ये एक्टिविटीज प्राइमरी एंड सपोर्टिव दी किसने थी? माइकल पोर्टर ने ये दोनों एक्टिविटीज दी थी, प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सपोर्टिव एक्टिविटीज। हम रिवाइज करते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस, या शुरू से करेंगे? तो हम शुरू से चलो कोर कॉम्पिटेंसी से रिवाइज करते हैं, ठीक है? हाँ थक गए बेटा, सुनते सुनते। एसएम बीच में ही होगा, कल से बीच में ही होगा। आज था जो मैंने लास्ट में लिया, कल से वही टाइम होगा अपना एसएम का। चलो हम रिवाइज करते हैं। कोर कॉम्पिटेंसी, कोर कॉम्पिटेंसी चले हाँ जी। कोर कॉम्पिटेंसी, कोर कॉम्पिटेंसी इज अ यूनिक स्ट्रेंथ व्हिच शुड नॉट बी कॉपीड बाय द अदर, और जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजरियल टेक्नोलॉजी, मैनेजरियल एक्सपीरियंस, एक इंडिविजुअल स्किल या इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं हो सकती। अकॉर्डिंग टू सीके प्रहलाद एंड गेरी हेमन, 3 एरियाज में कोर कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाई की गई है। पहला क्या था? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट जो है वो यूनिक होना चाहिए एंड शुड नॉट बी
copied by the other, और उसी को आप improve करते रहो ताकि आपको competitive advantage मिल सके। सेकंड क्या था? कस्टमर वैल्यू, कस्टमर को फंडामेंटल बेनिफिट मिलना चाहिए, वो आपसे सामान क्यों खरीद रहा है उसके ऊपर रियल इम्पैक्ट होना चाहिए। अगर बिना रियल इम्पैक्ट के वो सामान खरीद रहा है तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल सकता। नेक्स्ट क्या था? एप्लीकेशन टू अदर मार्केट, इट शुड नॉट बी अप्लाइड टू इंडिविजुअल डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल एक्सपर्टाइज, it should be applied to the whole organization, it is the responsibility of the whole organization। कोर कॉम्पिटेंसी जो है ऑर्गेनाइजेशन के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है, जैसे कि HUL का मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट, जो भी आप बेस्ट करते हो उसे क्या कह देते हो? कोर कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसी इज अ इंटीग्रेशन ऑफ फिजिकल, ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। देन नेक्स्ट अपन ने टॉपिक क्या पढ़ा था कि ऐसे 4 क्राइटेरियाज जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टाइम तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। पहला क्राइटेरिया वैल्यूएबल, मतलब आपकी जो कैपेबिलिटी है वो कस्टमर को वैल्यू, वर्थ, सेटिस्फैक्शन, फंडामेंटल बेनिफिट, रियल इम्पैक्ट देनी चाहिए, तब तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, लॉन्ग टर्म तक अदरवाइज नहीं मिलेगा। सेकंड क्या था? रेयर, आपकी जो कैपेबिलिटी है वो रेयर होनी चाहिए, वो यूनिक होनी चाहिए, वो सबके पास आम नहीं होनी चाहिए। थर्ड क्या था? कॉस्टली टू इमिटेट, उसको कोई भी आसानी से कॉपी ना कर सके। नेक्स्ट क्या था? उसका कोई स्ट्रैटेजिक इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये 4 कैपेबिलिटीज हैं तो आपको उसकी वजह से लॉन्ग टर्म तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा वैल्यू चेन एनालिसिस, वो सारी एक्टिविटीज जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिटेबिलिटी को ऐड ऑन करने में हेल्प करेंगी, उन सारी एक्टिविटीज को क्या बोला जाता है? वैल्यू चेन एक्टिविटीज, और उसी के एनालिसिस को क्या बोला जाता है? वैल्यू चेन एनालिसिस बोला जाता है। माइकल पोर्टर ने वैल्यू चेन एक्टिविटीज 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, प्राइमरी में पहला क्या था? इनबाउंड। इनबाउंड मतलब अंदर आएगा तो रिसीव करेंगे, स्टोर करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनपुट्स टू द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। उसके लिए आपको क्या क्या काम करना है? मटेरियल हैंडलिंग, स्टॉक कंट्रोल, वेयरहाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। फिर ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना। उसके लिए क्या क्या काम लगेगा? असेंबली, पैकिंग एक्सेट्रा। फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, कलेक्ट किया, स्टोर किया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर। टैंजिबल प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे? वेयरहाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन। और सर्विसेज के लिए एक फिक्स लोकेशन है, वहां जाओ और सर्विस को अवेल कर लो। नेक्स्ट क्या था? मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स मतलब लोगों को अवेयर करवाना कि ये हमारा प्रोडक्ट है, आप यहाँ से ये खरीद सकते हैं, उसके अच्छी चीजें बताना, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। लास्ट क्या था? सर्विसेज, वो सारी एक्टिविटीज जो उस प्रोडक्ट की लाइफ को इनहांस करेगा, वैल्यू को इनहांस करेंगी, वो सारी एक्टिविटीज जैसे कि इंस्टॉलेशन, रिपेयर, ट्रेनिंग एक्सेट्रा। देन सपोर्टिव एक्टिविटीज कौन सी थी? पहली प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मतलब सारे रिसोर्सेज एक्वायर करना, जो भी प्राइमरी को चाहिए सब खरीदना। देन टेक्नोलॉजी, हर चीज में टेक्नोलॉजी लगती है, चाहे वो डिजाइनिंग हो, चाहे वो प्रोसेस हो, चाहे वो रॉ मटेरियल इम्प्रूवमेंट हो। नेक्स्ट क्या है? वो लोग वो होते हैं जो सारी प्राइमरी एक्टिविटीज को चलाते हैं, उनको ट्रेन करना, उनको रिक्रूट करना, मैनेज करना, पेरोल देना, मोटिवेट करना एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ आएगा क्या? प्लानिंग, क्वालिटी, फाइनेंस, इनका इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्वालिटी कंट्रोल। तो ये सारी कौन सी एक्टिविटीज हो गई बच्चों? सपोर्टिव एक्टिविटीज।
ठीक है, सुनो सुनो, पढ़ा नहीं रही, सुनो। यूज ऑफ, पढ़ा नहीं रही, सुन लो। यूज ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस फॉर आइडेंटिफाइंग कोर कॉम्पिटेंसी। ये छोटा सा पैराग्राफ है बच्चों, ये आप खुद रीड करेंगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगी। क्यों? इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हमें नहीं आता। इसमें बताया इस पैराग्राफ में, देखो वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है, वो सारी एक्टिविटीज जो प्रॉफिटेबिलिटी को ऐड करेंगी। कोर कॉम्पिटेंसीज क्या होती हैं, जो यूनिक स्ट्रेंथ जिसकी वजह से हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। अगर आप उन एक्टिविटीज जो प्रॉफिटेबिलिटी एक्टिविटीज है उनको आप अगर कंबाइन कर यूज देते हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। जो मैंने हिंदी में बोल दिया ना भी जरा सा, वही लिखा हुआ है इसके अंदर, पर मैं ये मानकर चल रही हूँ कि मैंने ये नहीं पढ़ाया है, आप ये खुद पढ़ेंगे और यहाँ तक का कल पढ़ेंगे और कल मैं यहाँ तक सुनूंगी। यहाँ तक सस्टेनेबल कोर कॉम्पिटेंसी से पहले, ठीक है? कल ये अच्छे से लर्न कर आना है शुरू से यहाँ तक, कल मैं सुनूंगी।